समासः युगपद द्वयोः सुबन्तयोः भवति। समास जो होता है एक साथ दो सुबंतों के बीच में, परंतु द्वंद्व समास में तो युगपद बहुनाम अपि। द्वंद्व समास में तो युगपद मतलब एक साथ बहुत सारों के बीच में भी हो सकता। यथा राजपुरुषागमनम, राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः, राजपुरुषस्य आगमनम राजपुरुषागमनम। ठीक है, समासों को अगर समझना हो ना, आप लोग कोई भी एक महाकाव्य लो, महाकाव्य का मैं आगे प्लानिंग कर रहा हूं। अगर यूट्यूब पे ना मैं डेली एक एक श्लोक की व्याख्या करवाऊंगा, उसका विग्रह ये सब चीजें करवाऊंगा। तो वो चीजें जब क्लियर करेंगे ना हम, तब हमें समझ में आता है कि क्या यहाँ पर क्या समास हुआ। जैसे अब यहाँ पर किया राजपुरुष आगमन, तो यहाँ पर क्या हुआ, राजपुरुष का भी विग्रह किया, राज्ञः पुरुषः, ये एक विग्रह करके ये एक पद बना। उसके बाद फिर राजपुरुषस्य आगमनम, तो राजपुरुष आगमन, यानी कि यहां पर अब ये देखिए, पहले राज्ञः पुरुषा ये दो पद का मिलकर के एक पद बना। पहले तो ये एक पद बना, फिर इस एक पद में दूसरे पद के साथ में मिलकर के दूसरा पद, यानी कि राजपुरुषागमनम में अगर वैसे बोला जाए तो तीन पद होंगे, परंतु वैसे तीन पद नहीं है, इसमें दो ही पद, राजपुरुष आगमन, राजपुरुषस्य आगमन। ठीक है ना। तो ये चीजें जब आगे हम लोग अभ्यास करेंगे ना तो उससे होता है। आगे जैसे हम दूसरा उदाहरण दिया, हरिहर गुरवः। हरिहर गुरवः का मतलब हरिश्च, हरश्च, गुरुश्च। अब यही जो मैंने अभी उदाहरण लिया था, सुरेशा, महेशा, रमेशा, गणेशा, सबका ऐसे। तो हरि हर गुरवः, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है, हरि लिया है एक वचन में प्रातिपदिक हो गया, हर भी प्रातिपदिक हो गया, गुरु में गुरवः कर दिया बहुवचन में। अब यहां पर एक बात बताइए, अगर यहां पर दो हरि ले ले या दो हर ले ले, तब भी तो बात हरिहर गुरवा ही बनेगा, समस्त पद में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब एक पद, ये चीज है समास के लिए बहुत जरूरी चीज है, परस्परान्वितयोः सुबन्तयोः समासः भवति। परस्पर अन्वित सुबंत होना चाहिए। अन्वित सुबंत का मतलब है परस्पर आपस में संबंध होना चाहिए। यदि आपस में अन्वित का मतलब संबंध, आपस में यदि संबंध नहीं होगा तो फिर समास नहीं होगा। जैसे उदाहरण दे दिया, राज्ञः पुत्रः राजपुत्रः, राज्ञः पुत्रः राजपुत्रः। हाँ, अत्र द्वयोः परस्परान्वयोः अस्ति, दोनों के बीच में परस्पर अन्वय है, संबंध है। यत्र परस्परान्वयो नास्ति, जहां पर परस्पर अन्वय नहीं है, तत्र न समासः, वहां पर समास नहीं होगा। जैसे उदाहरण लिए, यथा भवती दर्शनम राज्ञः पुत्रः चौरस्य धावति। हाँ, भवती दर्शनम राज्ञः, राजा के दर्शन के दर्शने भवती। अच्छा, यहाँ पे भवती बताओ क्रियापद है या क्या है? भवती तो क्रिया ही होगी सर। कृष्णदास जी आप बताइए, क्रियापद है? जी ये वो है ना, मतलब जैसे भक्ति होता है उसके लिए एक हाँ, जो बड़े के भगवान लिए का कहते हैं रूप ना, है, भगवान भगवान भवता होने अर्थ में है, होने। भवान भवतो भवंता भवंतम भवतो भवता भवता भवद्भ्यम भवति भवते भवद्भ्यम भवद्भ्य भवता भवद्भ्यम भवद्भ्य भवता भवतो भवताम भवति। सप्तमी विभक्ति में भवती बनता है। बताइए ये क्रियापद है या भवती? सप्तमी विभक्ति एक वचन है, बताइए। सर सुबंत है। यस, सुबंत है, क्रियापद में नहीं है। कारण क्या है? राज्ञः दर्शनम भवति,
राज्ञा दर्शनम भवति, बोलते हैं राजा का दर्शन भवति सते, मतलब होने से, मतलब ऐसा भी कर सकते हैं, क्रियापद भी लेंगे तो कोई परेशानी नहीं है, हाँ वैसे कोई परेशानी नहीं, लेकिन सती सप्तमी होता है ना, इसी को बोलते हैं कि राजा के दर्शन होते, मतलब होने के कारण ही क्या किया उसने, पुत्रा चोरस्य धावत, जैसे ही राजा का दर्शन हुआ, पुत्र जो चोर का पुत्र भाग गया। ठीक है, तो राज्ञा दर्शन है अन्वय, राजा के दर्शन में क्या है, अन्वय। हाँ, राजा का दर्शन क्या है, वो अन्वय हुआ। पुत्र चोरे अन्वय, पुत्र का चोर के साथ अन्वय, तो यहां पर राजपुत्र नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि राजा का दर्शन के साथ अन्वय है और पुत्र का चोर के साथ संबंध, तो ये चीजें। ठीक है, आ रहा है समझ में? अत्र राज शब्दस्य पुत्र शब्दस्य च परस्परान्वयः। अब यहां पर कुछ अलग चीजें बता रहे हैं। क्वचित तिगंतयोः सुबंत तिगंतयोश्च समासः श्रूयते, कहीं कहीं पर सुबंत और तिगंत के बीच भी समास सुना जाता है। यथा खादताम मोदता एते एते वयम, एते यवम, खादताम ओदता एते यवम, किंतु एतानि परिगणितानि सुबंत तिगंतयो समासा सर्वत्र कर्तुम न शक्यते। लेकिन ऐसा जो सुबंत और तिगंत के बीच में समास हर जगह पर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, परिगणितानि मतलब गिने हुए जो हैं, उसको सुबंत हर जगह पर नहीं किया जा सकता। क्वचित बहुव्रीहौ तत्पुरुषे च बहूनामपि सुबंतानाम युगपत समासा भवति, कहीं कहीं पर जो होता है बहुव्रीहि में और तत्पुरुष में बहुत सारे सुबंतों के बीच में भी समास एक साथ होता है। जैसे रूपवती विदुषी पुत्री यस्य सा, रूपवती विद्वत पुत्री का। ठीक है, रूपवती विद्वत पुत्री का, का प्रत्यय आ जाएगा तो कह बन जाएगा, ऐसा पुत्रेय नहीं बनेगा, पुत्री कह। द्वे अहनि जातस्य द्वहना जाता। ठीक है, द्वहना जाता नहीं, द्वहनम जाता होना, हाँ द्वहना जाता, द्वन्न जाता, ऐसा होगा। यहाँ पे द्वन्नम करोगे तो फिर उसमें भी पद हो जाएगा, द्वन्न जाता। समासे सर्वत्र श्रूयमानम पदम पूर्व पदम, पूर्वत्र श्रूयमानम। देखिए, आप पूर्व पद और उत्तर पद के बारे में बता रहे हैं। पूर्व पद मतलब पहले जो पद सुना जाता है उसको बोलते हैं पूर्व पद, और उत्तरोत्तर श्रूयमानम पदम उत्तर पदम, यानी कि बाद में जो पद सुना जाता है उसको बोलते हैं उत्तर पद। जब व्यवह्रियते, ऐसा व्यवहार में आता है। जैसे चोराद भयम, क्या बनेगा, चोर भयम। अत्र चोर इति पूर्व पदम, भयम इति उत्तर पदम। समझ में आ रहा है ना प्यारे लाल जी? जी महोदय, आ रहा है थोड़ा। समासे जाते पूर्व पदम उत्तर पदम च प्रातिपदिक रूपेण स्थितम भवति, मतलब अगर समास हो जाएगा तो पूर्व पद और उत्तर पद प्रातिपदिक रूपेण स्थितम भवति, प्रातिपदिक रूप में स्थित रहता है। तथा समस्तात् पदात् विभक्ति योजनीया, उसके बाद क्या करते हैं, समस्त पदों में जो समास किया है उस पद के अंदर में हम विभक्ति जोड़ते हैं। जैसे शास्त्रे निपुण, शास्त्रे निपुण में शास्त्र घी, निपुण स, का मतलब सु। तो अब यहां पर क्या बना, शास्त्रे निपुण, इसमें भी जो प्रातिपदिक आएगा शास्त्र और निपुणा का प्रातिपदिक बनेगा निपुण, ये दोनों के दोनों प्रातिपदिक हो जाएंगे, यानी कि समस्त पद होने के बाद में दोनों ही प्रातिपदिक हो जाएंगे। फिर हम
जो पूरे पद में एक बार में ही हम विभक्ति लेकर के आएंगे, यहां पर विभक्ति लेकर के आएंगे निपुण, शास्त्र निपुण, तो उससे बन जाएगा हमारा शास्त्र निपुण। ठीक है, अब आते हैं विग्रह। वृत्त्यार्थ अवबोधकम वाक्यम विग्रह। वृत्ति के अर्थ का अवबोधन कराने वाला वाक्य जो होता है वो क्या होता है? विग्रह होता है। यही अभी मैंने जो मॉक टेस्ट लिया था आपका, कल के दिन मॉक टेस्ट लिया था, हाँ कल मॉक टेस्ट जो लिया था उसमें ये प्रश्न पूछा हुआ था और बहुत से लोगों का ये गलत था। तो याद रखिए, वृत्त्यार्थ अवबोधकम वाक्यम विग्रह। वृत्ति के अर्थ का अवबोधन कराने वाला वाक्य जो होता है वो क्या होता है? हमारा विग्रह होता है। और वृत्ति ही समास आदि, वृत्ति जो होता है वो समास आदि वृत्तियां होती हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन सी वृत्ति हैं देखें। सबसे पहले वृत्ति होती है हमारी कौन सी? 5 वृत्तियां कौन कौन सी है? कृत, तद्धित, सनाद्यन, समास और एकसेस। ये ना कृत, तद्धित, समास, सनाद्यंत, धातुआ और एक समास और एकसेस, सही है ना? हाँ जी। सनाद्यंत मतलब होता है सन, मतलब सन हो गया, और आपका ये आपका क्यंग हो गया, क्यच हो गया। इन सब के अंदर में जो हमारे जो प्रत्यय लगते हैं वो आपके उन सब प्रत्ययों में भी हमारा विग्रह करने की जरूरत पड़ती है। समास में भी विग्रह करने की जरूरत पड़ती है। कृत प्रत्यय जब बनाते हैं, कृदंत प्रत्यय, उसमें भी विग्रह करने की जरूरत पड़ती है। तद्धित प्रत्यय जब बनाते हैं तो तद्धित प्रत्यय युक्त शब्द बनाते हैं, उसमें भी विग्रह करने की जरूरत पड़ती है, और एक से इसमें भी विग्रह। तो यहां पर जो है हम समास के बारे में पढ़ रहे हैं, तो समास में हमारा विग्रह करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सर थर्ड नंबर क्या लिखा? सनाद्यंत। सनाद्यंत। हाँ, सनाद्यंत का मतलब क्या हुआ? जिसमें सन आदि में हो, सन प्रत्यय नहीं होता है, पिपठिसा, पिपठिसती इत्यादि बनता है वहां पे। जी ऐसे ही कुछ प्रत्यय हैं, क्यंग है, नाम धातु प्रकरण का वो आपका क्यच है, यंग है, ऐसे करके ये कुछ प्रत्यय होते हैं। ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक है, मैं देख। सनाद्यंत और समास, समास और एकसेस, ये 5 हमारी वृत्तियां होती हैं। इसके अर्थ का अवबोधन कराने वाला जो वाक्य होता है वृत्ति, वो आपके क्या होते हैं? आपके विग्रह होते हैं। सर, ये वृत्ति समास आदि है। हाँ, समास आदि मतलब समास आदि यही 5 जो वृत्ति होती है, 5 वृत्तियां होती हैं। तो बोलिए मम्मी दरवाजा बंद कर दो। दरवाजा बंद? मैं माइक ऑफ करके दरवाजा बंद करवाओ? सॉरी सर, देखा नहीं मैंने। सर इन 5 को वृत्ति जाएगी क्या? हाँ, इन 5 को वृत्ति बोली जाती है। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो वो समास आदि लिखा हुआ था ना, तो मैंने इसीलिए सोचा थोड़ा बता दूं आप लोगों को, क्योंकि कभी कभी हो जाता है वृत्ति ही पूछ लेते हैं एग्जाम में, है ना? पंचवृत्तय, ये 5 वृत्ति, वो योग वाली वृत्ति नहीं है, क्लिष्टा क्लिष्टा, वो वाली वृत्ति नहीं। व्याख्या भी होती है कहीं कहीं। क्या क्या? वृत्ति मीन्स व्याख्या भी तो होती है सर। हाँ, वृत्ति मीन्स व्याख्या भी होती है। तो वृत्ति व्याख्या नहीं है, वो वृत्ति क्या होता है? सूत्रों का वाक्य रूप जो होता है उसको बोलते हैं, वो व्याख्या नहीं है। व्याख्या तो होती है पूरा भाष्य जिसे बोलते हैं। जैसे अब सूत्र रूप है, सूत्र का वाक्य रूप जब बनता है तो वो होता है वृत्ति। ठीक है, जैसे इको यनचि, इकः स्थाने यण स्यात् अचि परे, ये पूरा एक वाक्य बन गया।
ठीक है ना। तो वो वृत्ति अलग है, ये वृत्ति अलग है। समासादे अर्थम बोधयितुम यद वाक्यम उच्यते तद वाक्यम विग्रह। समास आदि का अर्थ बतलाने के लिए, बोध कराने के लिए जो वाक्य बोला जाता है, जो वाक्य कहा जाता है, उस वाक्य को विग्रह कहते हैं। इति व्यवह्रियते, ये व्यवहार मतलब इसका व्यवहार होता है ऐसा। यथा वृक्ष मूलम इति समासा, वृक्ष मूलम। अब इसका विग्रह क्या हुआ, वृक्षस्य मूलम, ठीक है। इति विग्रह, ये विग्रह हुआ। अब विग्रह द्विधा, विग्रह दो प्रकार का होता है। एक तो होता है स्वपद विग्रह, दूसरा होता है अस्वपद विग्रह, ठीक है। स्वपद विग्रह से नाम किम, समासस्य अर्थः समास घटक ही पद ही यदि वर्ण्यते तदा स्वपद विग्रह, तथा च समास घटक पद सहितम वाक्यम स्वपद विग्रह इत्यर्थः। स्व समास पद ही विग्रह, हाँ ये मतलब है। स्वपद विग्रह मतलब अपने ही पदों से, अपने ही, स्व मतलब अपना, अपने ही पदों से अगर विग्रह किया जाए तो वो कहलाता है स्वपद विग्रह। जैसे समास के अर्थ बतलाने के लिए समास घटक जो पद है, उन पदों के यदि वर्ण्यते, हाँ तदा स्वपद विग्रह होती। समास का अर्थ बतलाने के लिए समास के घटक पद ही लिए जाए। जैसे ग्रामगतः, ये एक समास हुआ। अब इसके अंदर में क्या किया, ग्रामम गतः, कोई अलग से कोई दूसरा पद नहीं लाया। ग्रामम, ग्रामम ये भी इसी पद में है, ग्रामम, और गतः ये भी यही है। तो अपने ही पदों से जिसका विग्रह किया जा रहा है वो होते हैं स्वपद विग्रह, ठीक है। हाँ ये हो गया स्वपद विग्रह। और ऐसे ही फिर आएगा अपना अश्वपद विग्रह। देखिए अश्वपद विग्रह क्या होता है, समासस्य अर्थ समास घटक पदानि विहाय पदांतर ही यदि वर्ण्यते तदा अश्वपद विग्रह इत्यर्थः। अत्र एकम पदम समास घटकम एव प्रायो भवति। हाँ नित्य समासे अश्वपद विग्रह क्रियते यथा उपकृष्णम इति समासः। अब देखिए क्या, लौकिक और अलौकिक विग्रह इन्हीं को बोलते हैं। लौकिक अलौकिक विग्रह अलग है। लौकिक अलौकिक विग्रह वो बताता हूं मैं, वो यहाँ पर अभी आपने जो पहले नोट्स भेजे थे ना उसमें विग्रह दो प्रकार के लौकिक और अलौकिक लिख रखे हैं। हाँ लौकिक और अलौकिक भी होता है, ये अलग है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूं, फिर उसके अंदर लौकिक अलौकिक भी बताता हूँ, ठीक है। ठीक है। तो देखिए समास के अर्थ को, समास घटक पद को छोड़ करके, समास में जो घटक मतलब जैसे समास में जैसे ग्रामगता, ये वो समास के घटक पद, हाँ उसको छोड़ करके पदानी विहाय पदांतर ही दूसरे किसी दूसरे पदों से, हाँ यदि वर्ण्यते वर्णन करते हैं तदा उसे बोलते हैं अश्वपद विग्रह। यहां पर एक पद, अत्र एकम पदम समास घटकम एवं प्रायो भवति। इसमें एक पद जो होता है तो हाँ वो क्या होता है, समास के घटक का होता है, ठीक है। और इसी को बोलते हैं नित्य समास। नित्य समास में अश्वपद विग्रह होता है। नित्य समास का मतलब है वहां पर समास करना जरूरी है, विग्रह करके आप प्रयोग नहीं कर सकते, वहां पर समास करना जरूरी है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं उसको नित्य समास। और नित्य समास में अश्वपद विग्रह होता है। अश्वपद विग्रह क्रियते यथा उपकृष्णम, उपकृष्णम इति समास, ठीक है। अब देखिए उपकृष्णम समास है, इसका विग्रह क्या किया, कृष्णस्य समीपम। हाँ बहुत बढ़िया, कृष्ण से समीपम। तो अब यहां पर कृष्णस्य समीपम में कृष्णस्य तो है परंतु समीपम जो है वो इसमें है क्या कहीं पे, नहीं सर, नहीं है। तो वो किसी और पद से उसका विग्रह किया गया है, पदांतर ही, हाँ बोलते हैं ना दूसरे पद से,
जब दूसरे पद से विग्रह किया हो तो वही होता है अस्वपद विग्रह। और यहाँ पर समीप के लिए समास घटक पद जो है वो मतलब समीपम इति पदम न समास घटकम पदम, समास का घटक पद है ही नहीं, तो इसीलिए ये होता है हमारा अस्वपद विग्रह। ग्रामगतः में समास घटक पदों से ही हमने किया था ग्रामम गतः, और यहाँ पर अस्वपद विग्रह किया। समझ में आई बात? जी सर, बहुव्रीहि समास के जितने उदाहरण होंगे वो सब अस्वपद विग्रह के हो जाएंगे। हाँ, बहुव्रीहि समास हो गया, अव्ययी भाव समास हो गया, इन सब में। ठीक है, जी अब देखिए, अब ये इनका प्रश्न था लौकिक और अलौकिक विग्रह क्या है। तो लौकिक विग्रह क्या है? लौकिक विग्रह है जिसका हम लोक में प्रयोग करते हैं, जैसे कृष्णस्य समीपम, या ये ले सकते हैं कृष्णस्य समीप, इसका हम लौकिक व्यवहार में प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, परंतु अलौकिक विग्रह क्या होता है? जिसकी सिद्धि करने के लिए प्रत्यय आदि लगाते हैं, जैसे सु औजस अब औजस लगाते हैं ना, तो वो जो प्रत्यय लगाते हैं उप कृष्ण धन सु, ऐसा। या दूसरा उदाहरण ले, इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा, जैसे ग्रामम गता, ये क्या हुआ? लौकिक विग्रह हुआ। ठीक है, ग्रामम गता लोक में प्रयोग होता है, लेकिन ग्राम अम गत सु, ठीक है, ग्राम अम गत सु। अब ये क्या है? ये अलौकिक विग्रह है, ये लौकिक विग्रह नहीं है। ठीक है, जो हम ये व्याकरण में प्रयोग करते हैं क्योंकि हमें सिद्धि करनी होती है, तो सिद्धि करने के लिए ये सारे प्रत्यय लगते हैं, तो वो अलौकिक विग्रह है। ठीक है, नीतू जी समझ में आया? हाँ जी। वंदना जी आप कुछ बोलना चाह रही हैं? नहीं सर नहीं। ठीक है, मुझे लगा आप कुछ बोलना चाह रही हैं, माइक ऑन किया था ना, मुझे लगा मैं फिर बोलता रह गया, तो इसीलिए आप इतने तक समझ में आया ना सबको? अब हम लोग समास में प्रवेश कर रहे हैं, ये समास की पूर्व भूमिका हुई, अब हम समास में प्रवेश करें। अब देखिए, इन्होंने क्या किया? समास का भेद कर दिया, समासा द्विधा। समास दो प्रकार के हैं, एक तो केवल समास और दूसरा विशेष समास। ठीक है, केवल समास और विशेष समास। केवल समास तत्पुरुषादि संज्ञा विनिर्मुक्त समासा समास संज्ञा अप्रयुक्त केवल समास, यथा पूर्वम भूतः भूतपूर्वः। ठीक है, तत्पुरुष आदि संज्ञा से विनिर्मुक्त मतलब छूट गए हो। हाँ, और क्या हो? समास संज्ञा अप्रयुक्ता, समास संज्ञा में अप्रयोग किया जाता है, मतलब प्रयुक्त नहीं किया जाता है, ऐसा केवल समास होता है। मैं तो ये इसको जब समझाया करता था तो मैं ऐसे समझाता था, कुछ होते हैं ना ये वो केवल एक ही चीज के लिए प्रयोग होते हैं, वो केवल ही है, उसका नाम ही है केवल, वो केवल और केवल यही होता है बस, इसीलिए उसका नाम केवल कर दिया। ठीक है, पूर्वम भूता, इसका एक दो ही उदाहरण मिलता है, भूतपूर्व। सर, एक वागर्थाव्य मिलता है। भी है इसमें से। क्या क्या? वाग वाग वागर्था था विव सर, वागर्था विव संपृक्तो वागर्थक प्रतिपत्ति, ऐसा वाला पूर्व पद। हाँ, उदाहरण है इसका दिखाया। एव। ठीक है, अब ये यहाँ पर वागर्था व्यू बनता है। हाँ, वो क्या होता है आपका?
इव समास विभक्ति लोपश्च, एक सूत्र है ना, ये सूत्र नहीं वार्तिक है, ये वार्तिक बोलता है कि इव के साथ में समास हो जाता है और विभक्ति का लोप हो जाता है। तो विभक्ति का लोप हो गया तो वागर्थाविव। हाँ, इसमें यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी? अयादि संधि हो जाएगी, तो बन जाएगा हमारा वागरथा। ठीक है, ऐसा हो। ये दो उदाहरण मिलते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे विशेष संज्ञा। हाँ देखिए, विशेष समास है, इसमें तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व और अव्ययी भाव। तत्पुरुष भी 4 प्रकार का बताया। सामान्य तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु और नए प्रवृत्ति, नए इत्यादि, नए समास, नए तत्पुरुष। ठीक है, अभी मैं एक पीएचडी का पेपर सॉल्व कर रहा था, उसमें नए भी है ना, नए भी 6 अर्थों में नए प्रयोग। वो 6 अर्थों में कौन कौन से अर्थ में है, ये उसमें एक पूछ लिया पेपर में, तो ये थोड़ा डीपली भी कभी कभी पूछ लेते हैं। सर हमें इसके सूत्र पूछे जाते हैं इनके। हाँ, सूत्र तो पूछे ही जाते हैं, तो मैं तो बोल ही रहा हूँ ना, सूत्र आपको पूछे जाते हैं तो सूत्र भी करवाएंगे ना। थोड़ा पहले एक बेसिक आइडिया ले लें, फिर हम लोग सूत्र भी करेंगे, परेशान ना होइए। हाँ विवेकांत जी, ठीक, बेसिक पहले कर लेना। पूछे थे सर, नत्र से ही कुछ क्वेश्चन आए थे। कहाँ से? नत्र है ना, नय नय नय, इसको नय बोलते शायद आप। हाँ ये न और हाँ हाँ, मंत्र मराठी में बोलते। नत्र, मराठी में नत्र तो मैंने नहीं सुना। तो नए नय समाज। कहते, नए समाज। अच्छा, तो नए तत्पुरुष समास में पूछते हैं सूत्र, तो अभी करवाऊंगा, तो लघु सिद्धांत कॉम्प्लेक्स से करवाऊंगा। पहले एक बार थोड़ा बेसिक आइडिया ले लें, उसके बाद चलेंगे। सर ये हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। पुस्तक है, बड़ा जटिल है ये तो। जटिल है? कुछ क्या बात कर रहे हो, जटिल लग रहा है? नोट्स दिए थे सर मैंने, उसमें से सर मैंने नोट्स पढ़े जो आपने भेजे थे हाँ, सर, उसमें और इसमें तो मुझे बहुत ज्यादा अंतर लग रहा है। तो अंतर होता है, ठीक है। सर उसको देखने के बाद तो ये मुझे बड़े मुश्किल लग रहे हैं। और सर उसमें जैसे विग्रह के 2 प्रकार, लौकिक अलौकिक बताए, इसमें 2 अलग से बताए। सर उसमें उपभेद 4 बताए, ये जो तत्पुरुष समास के हैं, और भेद अलग से बताए, जैसे द्वितीय तत्पुरुष और ये करके द्वितीय तृतीय चतुर्थी। सर इसमें अलग बता रहे हैं, तो सारे तो सर नंबर ही मिक्स हो गए, क्या कितना है? अच्छा, मिक्स हो रहा है क्या आप लोगों को? हाँ नहीं, जी सर। नहीं सर, सही है। नहीं सर, कक्षा बहुत अच्छी है। नहीं, बहुत कक्षा अच्छा लग रहा है अच्छी है। सर। कक्षा का विषय नहीं, नहीं जिस है यहाँ चीज- पे। कक्षा नहीं तो सर, मुझे जो पता है, डाउट थे ना वो अच्छी है। क्लियर हो रहे हैं। ये कक्षा का विषय नहीं है यहाँ पे। क्या है, मैं क्या सोच रहा था, देखिए ये थोड़ा सा क्या है, जो क्लिष्ट विषय मतलब लग रहा है, क्योंकि संस्कृत में ही दिया हुआ है, और थोड़ा सा अभी हम आगे जाएंगे ना, बातें वही कह रहे हैं। देखिए बातें वही कह रहे हैं ये, जैसे आप मान लीजिए द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष जो बोल रहे हो आप, ये रहा प्रथमा तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष गृहम गता, तृतीय तत्पुरुष तखे भिन्ना, चतुर्थी तत्पुरुष गवे हितम, पंचमी तत्पुरुष चोरात भयम, षष्ठी सर ये तत्पुरुष ठीक वृक्षस्य है, मूलम। लेकिन सर भेद में कंफ्यूजन हो रहा है कि पहले जैसे तत्पुरुष समास के 2 भेद बताए, उसमें समानाधिकरण और व्याधिकरण, फिर व्याधिकरण के 6 भेद, और फिर 4 उपभेद। इस तरीके से पढ़ लिया सारा, उसमें से मैंने याद कर लिया, पढ़ लिया। अब ये सारे ऐसा लग रहा है ये अब इनके भेद कैसे हैं? अच्छा, ठीक है, एक काम करते हैं, तो फिर मैं सीधा लघु सिद्धांत कौमुदी पर ही चलता हूँ। इससे अगर करवाऊंगा फिर आप लोग ज्यादा कंफ्यूजन में फंस जाओगे। ठीक है, वो बनाए कैसे हैं, वो लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पे बनाए, और ये कैसे बनाया, ये बेसिक एक समाज के अंडरस्टैंडिंग करके बनाया। नहीं सर देखिए,
सर चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे नेट हो, चाहे हायर हो, सब में सामान्य प्रश्न सबको आते हैं। इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं जो अंदर से पूछे जाते हैं वो सबको नहीं आते, और ये जो कक्षा है उन्हीं प्रकार के प्रश्नों की है सर। तो सर इसे स्किप मत कीजिएगा प्लीज। क्या 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 जी मत सर, समझा नहीं मतलब की बात। समाज के अंतर के जो प्रश्न हैं, जो अच्छे प्रश्न हैं, वो इस कक्षा से सर निकल रहे हैं। तो इस कक्षा को प्लीज आप स्किप मत कीजिएगा। लघु सिद्धांत के अनुसार आपको पढ़ाना होगा, प्लीज पढ़ा दीजिएगा, लेकिन इस कक्षा को प्लीज कंप्लीट कर दीजिएगा। मतलब इसको कंप्लीट कर दे तो बात तो वही पड़ेगी ना, चाहे आप यहाँ से पढ़ो चाहे वहां से पढ़ो, ठीक है। सर हमें तो लघु सिद्धांत कॉमेडी लगी ना सर, वही से प्रश्न। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कान चाहे ऐसे पकड़ो, चाहे ऐसे पकड़ो, चाहे ऐसे पकड़ो, ऐसे भी कान पकड़ते हैं ना, नाक पकड़ने की बात होती है, चाहे तो कैसे भी पहले आपने पकड़ो। नोट्स वाले कान पकड़वाए थे ना, आप नोट्स वाले कान ही पकड़िए। हाँ कोई बात नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इससे भी कर लो या उससे कर लो। ज्यादा सरल जो है, मुझे मेरे हिसाब से ज्यादा सरल उससे है, परंतु कैसा है कि मैं इससे जो करवा रहा था एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देते हुए, और ये क्या होता, मैं करवाता वही चीज क्लियर हो जाता थोड़ा। अगर नीतू जी आप थोड़ा सा अगर मान धैर्य रखती ना, तो वह बातें पूरी आपको वही चीज समझ में आ जाती। सर वो थोड़ा बस मेरे को इन्हीं में हुआ कि जो ये जितने भी भेद है वो ही शुरू से ही अलग 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 दिख रहे हैं। अब देखिए आपको कहाँ अलग अलग दिख रहा है, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट, थोड़ा नहीं एक्स्ट्रा सर, जोड़ा है मैंने इसमें। ये आपका मुझे भी देखिए, अलौकिक विग्रह, लौकिक विग्रह, ये तो उसमें था ही, स्वपद विग्रह, अस्वपद विग्रह और जोड़ दिया। फिर उसके बाद में केवल समास और विशेष समास जो नाम दिया है, विशेष समास इन्होंने अलग से नाम दे करके उसी में ही तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व और अव्ययी भाव, ये चार तो बताई थे, 5 समास के भेद बताए थे ना, एक केवल समास, तत्व अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास, ठीक है। अब फिर उसमें तत्पुरुष के 4 भेद बताए थे, तो उसमें क्या किया था इन्होंने, हेलो, हाँ क्या कर रहे हो यार, जे नहीं गा को नहीं करा दे तन चमक। इसमें क्या किया था, जो सामान्य में है वो द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तत्पुरुष हो गया। कर्मधारय, कर्मधारय का भेद हो गया द्विगु, और द्विगु के बाद में नए प्रवृत्ति इत्यादि समास हो गए वो। बहुव्रीहि में 2 प्रकार का होता है, तो सामान्य और विशेष। द्वंद्व में इतरेतर और समाहार हो जाता है। तो ये सब इस प्रकार से है। अब हम लोग चलते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी पर, उससे करते हैं। तो हमारा ये जो हो जाएगा, जब अभी दिव्यकांति जी का कहना था कि सूत्रों से पूछा जाता है, तो अब साथ में सूत्र भी करते हैं। हाँ प्यारे लाल जी, सर समास के कितने भेद बताने हैं, मतलब क्योंकि इंटरव्यू में पूछा गया था एक बार, इंटरव्यू मतलब जैसे स्कूल में देने गए थे ना, तो उन्होंने ये पूछा था समास के कितने भेद होते हैं, तो मूलतः कितने बताने चाहिए, 2 बताने चाहिए, 5 बताने चाहिए? आपने कितना बताया था? ये समास है, पंचदा ही पढ़ा है। हाँ तो पंचदा पढ़ा है तो पंच ही बताना चाहिए। नहीं मेरा आपसे पूछ रहा हूँ ना, मेरा हुआ नहीं सिलेक्शन फिर। अच्छा तब नहीं हुआ, अरे भैया ऐसा मत बोलो। सर मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या? हाँ बोलिए ना वंदना जी। आवाज नहीं आ रही थी। अभी आवाज कट रही है थोड़ी थोड़ी, बोलिए बोलिए। मैं इसकी विषय वस्तु अच्छी माने अत्यधिक अच्छी है, इसको एक बार थोड़ा सा आप पढ़ा। अच्छा इस पे आ गए फिर लघु सिद्धांत पे। हाँ वो तो मैं, देखिए वो जो मैंने बुक ली थी वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ली थी, और जब आप लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ लोगे ना, तब आप उसको पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे। अगर पहले आप उसको पढ़ोगे ना तो बहुत कंफ्यूजन होगा, बहुत कंफ्यूजन होगा। नहीं नहीं सर, मैं विषय वस्तु मिल गई थी, मेरा ये कथन था। क्या क्या? अच्छी थी वो, मैंने पूछा आपसे। नहीं विषय वस्तु वहां पे अच्छी है ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, इसीलिए मैंने आपको भेजा है वो। वहां पर एक जगह पर बहुत अच्छे तरीके से पूरा विषय वस्तु लिखा हुआ है। हाँ बस ये है वो संस्कृत में है पूरा, इसलिए ऐसा है, ठीक है, संस्कृत में ही पूरा है वो।
हिंदी में नहीं है। तो ठीक ये है बात सर, है। ठीक तेरा पानी और चाहिए। दूसरा क्या है कि इससे अगर करते हैं हम लोग तो उसको समझने में आसानी होगी, लेकिन अगर उसको पहले करेंगे तो इसको समझने में भी और समास भी उतने अच्छे से क्लैरिटी नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए वो तो क्या है, आपकी भूमिका बनाने के लिए समास क्या होता है, स्वपद विग्रह क्या होता है, अस्वपद विग्रह क्या होता है, ये सब चीजों के लिए था। ठीक है, अब यहां से हम लोग चले, देखिए समासः पंचधा, जो प्यारे लाल जी का प्रश्न था वो यहीं पे पूरा क्लियर हो रहा है। समासः पंचधा, ठीक है। समास 5 प्रकार के होते हैं। तत्र समसनम समासः, समसन को समास बोलते हैं। सच विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त केवल समासः, विशेष संज्ञा के द्वारा जो मतलब विशेष संज्ञा से छोड़ दिए गए, वहां पर 2 संज्ञाएं की गई ना, केवल और विशेष। तो विशेष संज्ञा इन चारों की जो होती है ना, बाद के 4 तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व और बहुव्रीहि, इन चारों की विशेष संज्ञा होती है। विशेष संज्ञा से विनिर्मुक्त जो छूट गए हो वो होते हैं आपके विशेष संज्ञाओं में जो नहीं कहे गए हो उनको केवल समास कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधान, देखिए प्रधानो अव्ययी भाव द्वितीय। अब यहां पर 4 होते हैं, एक बात समझिए। हाँ बता रहा हूं, देखिए ये है पूर्व और ये है उत्तर। पहले मैंने बताया था, पहले वाला जो सुनने वाला होता है वो पूर्व पद होता है, बाद वाला जो होता है वो उत्तर पद होता है। जहां पर पूर्व पद की प्रधानता होती है वो होते हैं अव्ययी भाव। जहां पर उत्तर पदार्थ की प्रधानता होती है वो होता है तत्पुरुष। जहां पर पूर्व और उत्तर दोनों मिलकर के प्रधान होते हैं वो होता है द्वंद्व। और जहां पर ये दोनों में से कोई भी प्रधान ना हो, कोई तीसरा ही प्रधान हो, वो होता है आपका बहुव्रीहि शब्द। दोनों में से कोई भी प्रधान ना हो, अन्य की प्रधानता होती है बहुव्रीहि। प्यारे लाल जी, आपके यहाँ का पंखा ना बहुत आवाज करता है, खेतान फैन लगा लो या बजाज वाला लगा लो, ठीक है। ओके सर, ओके। नहीं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, उसको मत बदलो, ठीक है, अच्छा है। हाँ ये गुरुजी डीएसएसबी में होने दो, फिर एसी लगाएंगे, आवाज नहीं होगी। अरे वाह, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, अच्छी बात है। पूर्व पदार्थ प्रधान जो होता है वो आपका अव्ययी भाव समास। उत्तर पदार्थ प्रधान हुआ तत्पुरुष, अन्य पदार्थ प्रधान हुआ बहुव्रीहि, और जो दोनों पदार्थ उभय पदार्थ प्रधान आपका द्वंद्व। ठीक है, समझ में आया? अब फिर कट जाएगा, फिर 1 मिनट में आप लोगों को दोबारा से ज्वाइन करना पड़ेगा। तो अब यहां पर यही है, प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष, और तत्पुरुष का भेद है कर्मधारय और कर्मधारय का भेद है द्विगु। प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि चतुर्था, और प्रायेण उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व पंचम। समर्थ में होता है आपका